हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडी स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और जानेंगे इसके प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जिस एग्जाम में प्रश्न आते हैं, और सीखेंगे कि किस तरह हम लोग याद रखें ताकि हम लोग को रटना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए कि गंगा रिवर सिस्टम जो है, सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से। यहाँ से दो नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उत्तराखंड के देवप्रयाग पे, और उसके बाद यह उत्तर प्रदेश में पहुँचती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से होते हुए इसके दक्षिण वाले भाग से गुजरती है और यूपी और बिहार का सीमा बनाते हुए बिहार के बीचों बीच जाती है और फिर झारखंड के ऊपर वाले हिस्से से गुजरती है और फिर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा बनाती है और यहीं से ये गिर जाती है बांग्लादेश में। तो इस प्रकार ये गंगा नदी बहती हुई आती है। गंगा पश्चिम बंगाल में दो भाग में बढ़ जाती है। एक हिस्सा इसका नीचे चला जाता है जिसको हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और एक हिस्सा जो बांग्लादेश में चला जाता है इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक था गंगा किस तरह से बहती है। तो यहाँ से एक प्रश्न आते हैं कि गंगा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल कुल 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी है तो 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। अब हम जानेंगे इसकी कई सहायक नदियाँ, तो उसको हम डिटेल में ड्रॉ करके समझेंगे। आपको ये मैप पता होना चाहिए कि पहले उत्तराखंड है, उसके बाद यूपी, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये मैप आपको अभी दिमाग में होना चाहिए। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। और इसकी कई सहायक नदियाँ, जैसे उत्तर प्रदेश से भी कई नदियाँ आके मिलती है, नेपाल से कई नदी, उत्तराखंड से कई नदियाँ आके मिलती है, उत्तर प्रदेश से कई नदियाँ आके मिलती है, नेपाल से कई नदियाँ आके मिलती है, मध्य प्रदेश से। तो ये जो सहायक नदियाँ है, झारखंड, बिहार से भी कई नदियाँ आके मिलती है इसमें, फिर इधर भी नेपाल से आके मिलती है, पश्चिम बंगाल से। तो ये आपको जब पता होगा कि कौन कौन से स्टेट क्रम के अनुसार किस प्रकार है, तो मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप भी पेन पेंसिल लेकर साथ में ड्रॉ कीजिए तो आप भी अच्छे से सीख पाइएगा और आपको याद हो जाएगा। रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं। तो गंगा का उद्गम से पहले हमको जानना होगा कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर इंग्लिश में और हिंदी में हिमानी बोलते हैं। ग्लेशियर का मतलब बहुत बड़ा बड़ा बर्फ होता है जो पिघलने के बाद नदी का रूप ले लेती है, और ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये छोटे नहीं बल्कि 4-5 किलोमीटर लंबे होते हैं, और इनका जो वजन होता है वो मिलियन टन में होता है। बहुत बड़े बड़े होते हैं और यही पिघलने के बाद नदी का रूप लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि हिमानी क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये जानते हैं संतोपत हिमानी। यहाँ से 2 नदियाँ निकलेगी। ये नदी, ये हिमानी का नाम है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से 2 नदियाँ, एक विष्णु गंगा और इसी के पास एक नदी धौली गंगा, दोनों आके मिलती है विष्णु प्रयाग पे। अभी हम लोग उत्तराखंड के क्षेत्र में है। यह संतोपत हिमानी उत्तराखंड में ही है। यहाँ से 2 नदियाँ निकली, एक विष्णु गंगा और इसी हिमानी के पास से धौली गंगा, दोनों आके मिल गए विष्णु प्रयाग पे, और यहीं से इस नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। तो ये 2 नदी मिल गई, और यहाँ से कौन सी नदी कहलाने लगी अलकनंदा। तो ये अलकनंदा आगे बढ़ती है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अलकनंदा से एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और ये दोनों जाके मिलती है नंद प्रयाग पे। फिर यहाँ से आगे बढ़ती है अलकनंदा, और इससे एक सहायक नदी आके मिल जाती है पिंडार, और इस जगह पे मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी अलकनंदा, और इस साइड से आकर एक नदी मिल जाएगी मंदाकिनी। फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ अच्छे से। ये है मंदाकिनी। कहाँ पे मिलेगी? रुद्रप्रयाग पे। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी अलकनंदा, और यहाँ पे आके मिल जाएगी भागीरथी नदी इस साइड से। ये भागीरथी नदी इस साइड से आके मिल जाएगी कहाँ पे? तो देवप्रयाग पे। तो ये हमारा 5 प्रयाग है। अभी हम लोग उत्तराखंड के क्षेत्र में ही हैं। एक बार फिर से कैसे याद करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले नदी को क्रम से याद कर लेंगे। सबसे पहले धौली गंगा, नंदाकिनी, ये वाली पिंडार नदी, और फिर ये मंदाकिनी। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और सबसे अंत में आके मिलती है भागीरथी। ये नदी है भागीरथी। ये भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो याद रखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। तो हम लोगों ने क्रम से नदियों को याद कर लिया, उसके बाद क्रम से हम लोग प्रयाग को याद करेंगे। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। तो आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे विष्णु भगवान सबसे ऊपर, तो विष्णु प्रयाग होगा। उसके बाद नंद लाला, तो नंद प्रयाग, विष्णु भगवान के संपर्क में नंद प्रयाग, या फिर नंद लाला से याद कर लेंगे नंद प्रयाग।
उसके बाद आएंगे तो कर्णप्रयाग, तो कर्ण से हम लोग कान याद रखेंगे, सबसे ऊपर शरीर में क्या कान आता है तो कर्णप्रयाग। उसके बाद उसके नीचे हम लोग गला आता है जिसमें हम लोग रुद्र की माला पहनते हैं तो रुद्रप्रयाग। और जब हम लोग रुद्र की माला पहन लिए तो हम लोग बन गए देव, तो वो क्या होगा देवप्रयाग। तो आप इस तरह से किसी प्रकार का ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो पहले नदियों को क्रम से याद करेंगे, उसके बाद प्रयागों को क्रम से याद करेंगे, तो हमें पूरे प्रयाग अच्छे से याद हो जाएंगे। ये मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से, इसको याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, तो ये गंगा का नाम गंगा पड़ता है इसी देवप्रयाग से। यहीं से आगे जब बढ़ती है तो गंगा का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। इससे पहले भागीरथी इधर से आई और अलकनंदा इधर से आई और आके मिल गई देवप्रयाग में, और यहां से नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंगा का नाम गंगा कहां से पड़ता है, देवप्रयाग से। ठीक है, अभी तक तो हम लोग पूरा उत्तराखंड के क्षेत्र में ही थे। ये सारी नदियां कहाँ थी, उत्तराखंड के क्षेत्र में। और यहां से आने के बाद उत्तराखंड पार करते यहाँ पे एक जगह आता है हरिद्वार, जहां से गंगा नदी जाती है। कौन सा जगह, हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद से नदी इंटर कर जाती है मैदानी क्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो अभी तक तो नदी जो आ रही थी सारी पर्वतीय क्षेत्र से होकर आ रही थी। लेकिन अब जैसे ही उत्तराखंड पार करती है, हरिद्वार पार करती है, तो यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो प्रश्न इससे आते हैं कि वह कौन सा जगह है जहां से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो वह है हरिद्वार। यहाँ के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। एक चीज और, जैसे भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और कभी प्रश्न आए कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो आप लगाइएगा संतोपत हिमानी से, क्योंकि विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलके ही अलकनंदा बनी। इसलिए यदि प्रश्न आता है तो अलकनंदा कहाँ से निकली, संतोपत हिमानी से। भागीरथी कहाँ से निकली, गंगोत्री हिमानी से। यदि प्रश्न आए कि गंगा कहाँ से निकली, तो आप लगाइएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, नहीं कि संतोपत हिमानी से, आप लगाइएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से हम लोग ये क्या हो गया, अब यहाँ से उत्तराखंड का, हरिद्वार से पहले उत्तराखंड था, अब हरिद्वार पार करके हम लोग आ गए यूपी के क्षेत्र में। आप मैप को ध्यान कीजिए, यहाँ के बाद क्या, यहाँ के बाद हम लोग मान लेते हैं ये यूपी आ गया। ठीक है, अब जानेंगे यूपी के बाद किस तरह से नदी बहती है। तो पहले तो जाती है यूपी के क्षेत्र में, यूपी में कुछ ट्रेवल करने के बाद जाती है बिहार में, बिहार के बाद ये जाती है कुछ क्षेत्र झारखंड में, और झारखंड से पश्चिम बंगाल में होते हुए जाती है, और ये जाके गिर जाती है बांग्लादेश में। तो ये तो आपको पूरा मैप याद होने चाहिए, गिर जाती है कहाँ, बांग्लादेश में। तो अब हम लोग जानेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। ये जानने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे गंगा नदी तो इस तरफ बह रही है, तो जो नदी इस साइड बह रही है उसका लेफ्ट वाला साइड कौन सा होगा, ये होगा। राइट वाला साइड होगा ये वाला। यदि नदी इस तरफ बहती तो इसका लेफ्ट वाला साइड नीचे होता और राइट वाला साइड ऊपर। कैसे, यदि आप ये नदी को देखिए इस साइड खड़ा होइएगा तो आपका लेफ्ट वो होगा, इसलिए इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड बोला जाता है। तो अब हम जानेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदी क्या होता है, जैसे कोई प्रमुख बड़ी नदियां है, ये बहती हुई जा रही है और इसमें कोई छोटी नदियां आके मिल गई तो इसको हम सहायक नदी बोलते हैं। तो जो नदी बाएं तट से आके मिलती है उसको बोलते हैं बाएं तट वाला सहायक नदी, और जो दाएं तट में आके मिलती है उसको बोलते हैं दाएं तट वाला सहायक नदी। हम लोग पढ़ेंगे सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि गंगा नदी से बहुत सारी सहायक नदियां मिल जाती है, उसको हम लोग क्रम से याद करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाएं तट वाली सहायक नदियां जो गंगा में आके मिलती है। इसको मैं थोड़ा इधर कर ले रहा हूं। हाँ, तो बाएं तट से कौन कौन सी नदी आके मिलती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी कहां से निकलती है, ये भी निकलती है उत्तराखंड के क्षेत्र से। जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये इस तरह से बहती हुई चली आती है उत्तराखंड। और यही यमुना नदी के बगल में शहर बसा हुआ है दिल्ली, और यहां से फिर ये बहती हुई चली आती है उत्तराखंड पार करती है। चंडीगढ़ के क्षेत्र से भी आती है यमुना नदी, उत्तराखंड पार करती है और यूपी में जाके, यूपी के इलाहाबाद में जाके मिल जाती है गंगा नदी से। इसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद, या फिर इसको प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है इस जगह को। तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से, और जिस जगह से निकलता है उस जगह का नाम याद रखिएगा बंदरपूंछ। ये भी उत्तराखंड के क्षेत्र में ही है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो आके इलाहाबाद में मिल जाती है। तो अभी हम लोग दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी की बात कर रहे हैं। तो दाएं तट से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, यमुना, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब यमुना की भी कई सारी सहायक नदियां हैं जो यमुना में आके मिलती है। जैसे ये गंगा है, गंगा से आके मिली यमुना,
और फिर यमुना की भी कई सारी सहायक नदियां जो इसमें मिलती है, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब सारी नदियां कहाँ की मिलती है? यमुना में। तो ये यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो इस बात को याद रखिएगा। तो उस नदी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आके मिलती है चंबल। कहाँ पे मिलती है? तो इटावा के पास, इस दिशा में बह रही है, तो यह चंबल नदी। कौन से स्टेट से निकलती है चंबल नदी? मध्य प्रदेश से। चंबल के बाद आएगी सिंध। ये कौन सी नदी है? सिंध। इसके बाद इधर से आएगी बेतवा, और लास्ट में केन नदी। ये चारों नदियां कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के क्षेत्र से। इस नदी का नाम है केन। ये चारों मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है। ये चंबल नदी इटावा में मिलती है, सिंध नदी भी इटावा से थोड़ा इधर ही मिलती है। बेतवा नदी, ये बेतवा नदी हमीरपुर में, और केन नदी बांदा के पास मिल जाती है इससे। ठीक है। तो ये चारों सहायक नदियां हमको याद रखनी है। चारों सहायक नदी किसकी नदी है? किसकी सहायक नदी? यमुना की नदी। ये पहले जाके यमुना में मिलती है, और फिर यमुना जाके मिल जाती है गंगा में। चारों मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती है। ये केन नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कैमूर पर्वत श्रेणी से। तो ये चारों हमें याद होने चाहिए। इस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से यमुना की सहायक नदी है। तो ये चारों यमुना की सहायक नदी है। अब आगे बढ़ते हैं प्रयागराज। अब इधर आते हैं एमपी के क्षेत्र में। अभी हम लोग ये कहाँ से? एमपी के क्षेत्र में। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास एक चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक जो कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ से एक नदी मिलती है, और ये होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए चली जाती है, और बिहार में जाके मिल जाती है गंगा नदी से, सोन। और ये अमरकंटक की चोटी जो मध्य प्रदेश में है, इससे एक और नदी निकल के इधर चली जाती है मध्य प्रदेश। तो इससे एक प्रश्न और बनते हैं। जैसे ये क्या है? ये अमरकंटक की चोटी है, तो एक पूरब साइड में निकली तो सोन इधर चली गई, और नर्मदा इधर निकली तो पश्चिम साइड में चली गई। तो एक ही चोटी से निकलने वाली दो नदी विपरीत दिशा में बहती है। एक तो है सोन और दूसरी नर्मदा। कहाँ से निकली है? तो अमरकंटक, जो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र से एक और नदी जिसका नाम है पुनपुन, ये भी जाके मिल जाती है गंगा नदी से। तो ये दोनों मध्य प्रदेश से निकले, और ये चारों ही मध्य प्रदेश से। अब हम लोग आते हैं झारखंड में। ये क्षेत्र झारखंड का है। झारखंड से भी कई नदियां ऐसी है जो जाके मिल जाती है गंगा नदी से, झारखंड के पठार से। तो झारखंड से निकलने वाली सबसे पहली नदी हम लोग जानते हैं, यहाँ से निकलती है झारखंड के क्षेत्र से, वो है फल्गु। इस फल्गु को हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बिहार के गया जिले से होते हुए जाती है फल्गु नदी। ये झारखंड के पठार से निकलती है और जाके मिल जाती है गंगा से। तो ये तो गंगा नदी है जो बांग्लादेश में चली गई। तो एक बात यहाँ पर नोट कीजिए कि ये गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो यहाँ पहुंचने से पहले ये दो भाग में बढ़ जाती है। एक इसकी धारा चली जाती है जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, नीचे बंगाल की खाड़ी में, इसको हम लोग बोलते हैं हुगली। जो धारा इधर चली जाती है इसको हम लोग बोलते हैं पद्मा, जो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तो इसी हुगली नदी में छोटा नागपुर के पठार से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है दामोदर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा दाएं तट से मिलने वाली सारी नदियां। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहली सबसे लंबी नदी मिली यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और फिर यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा और काली, ये चारों मध्य प्रदेश के क्षेत्र से। सोन और पुनपुन, ये भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से। फल्गु छोटा नागपुर के पठार से, और दामोदर छोटा नागपुर के पठार से। ये जाके मिल गई, फल्गु जाके मिल गई गंगा नदी से, और दामोदर मिल गई हुगली नदी से। हुगली क्या है? तो गंगा की ही एक धारा है जो कलकत्ता में बहती हुई चली जाती है। और इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता और हल्दिया जैसे शहर बसे हुए हैं। हुगली नदी के किनारे बंदरगाह भी है। तो ये सारे दाएं तट वाली सहायक नदियां थी। और हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से जगह पे। तो याद रखिएगा सोन नदी मिलता है दानापुर के पास, ये जगह है दानापुर। अब हम लोग जानेंगे बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां। तो ये हम लोग समझ गए। अब बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड के क्षेत्र से एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा, और वो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है जो दाएं तट में मिलती है। कौन सी नदी है? रामगंगा। निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड से। ये किस ग्लेशियर से निकलती है? नामिक ग्लेशियर। तो प्रश्न आते हैं कि वह कौन सी नदी है जो गंगा की सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी वो है रामगंगा। उसके बाद आते हैं गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है? तो यूपी के क्षेत्र से ही निकलती है, और ये आके मिल जाती है
गंगा नदी से। और गोमती नदी कहाँ मिलती है तो याद रखिएगा ठीक वाराणसी के पास। नदी का नाम क्या है? गोमती। और ये गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से होने वाली नदी है। मतलब क्या कि इधर जितना भी नदी था ये सब तो पहाड़ी क्षेत्र से आए, रामगंगा ये भी उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र से आए। नीचे की जो भी नदियां देख रहे हैं ये सब पठारी क्षेत्र से होने वाली नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब मालवा के पठार से। सोन, पुन ये भी अमरकंटक के पास से ही निकलती है। फल्गु, दामोदर के पठार से। तो ये सारी या तो पठार से निकली हुई नदी है, नहीं तो पर्वतों, हिमालयों से होती हुई आई नदी है जो गंगा में मिल रही है। लेकिन गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो यूपी के मैदानी क्षेत्र से निकलती है और यूपी में ही जाके मिल जाती है वाराणसी में। जैसे रामगंगा निकली थी उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र से, ये आके मिली थी गंगा से। ये कहाँ पे मिली थी? कन्नौज में, जो सबसे पहली सहायक नदी थी। अब गोमती हो गई। गोमती के बाद आएगी एक सबसे लंबी नदी। ये कहाँ से आती है? ये आती है नेपाल से। पहले तो तिब्बत से निकलती है, फिर नेपाल में प्रवेश करती है। आप मैप आपको याद होने चाहिए तो आपको ये समझ में आएगा। और फिर नेपाल में प्रवेश करती है, कहाँ चले जाती है? भारत में। भारत में इंटर करने के बाद ये सीधे एंट्री कर जाती है कहाँ पे? तो बिहार में मिल जाती है जाकर के गंगा से। कौन सी नदी है? इसको बोलते हैं घाघरा। ये घाघरा जो है सो नेपाल की सबसे लंबी नदी है, नेपाल में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इसको बोला जाता है मापचा खम्बाब। ये मैं ब्लू कर दे रहा हूं, ये मान लीजिए ये पूरा तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत में इसे जाना जाता है मापचा खम्बाब के नाम से। तिब्बत खत्म होने के बाद ये चली जाती है नेपाल में। फिर नेपाल में कुछ दूर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। नेपाल में इसको अलग नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है कर्णाली। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली। और यही नदी जब बिहार में प्रवेश कर जाती है, या भारत में, यूपी फिर बिहार में, तो यहाँ पे इससे जाना जाता है घाघरा के नाम से। तो ये घाघरा जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे हमने बोला सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। बड़ी क्यों? क्योंकि इसका आयतन सबसे ज्यादा है। आयतन सबसे ज्यादा है इसलिए बड़ी होती है, बड़ी नदी बोलते हैं इसको, बड़ी सहायक नदी। तो हम लोग यदि बड़ी की बात कर रहे हैं मतलब ये सोचिए कि हम लोग आयतन की बात कर रहे हैं, ना कि लंबाई की। तो सबसे ज्यादा आयतन इस घाघरा नदी की है, वॉल्यूम। और ये आके गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा की कई सारी सहायक नदी है, तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। घाघरा की भी सहायक नदियां हैं। घाघरा के बाद हम लोग आते हैं, अब हम लोग घाघरा से, घाघरा जो है वो बिहार यूपी का बॉर्डर बनाते हुए बिहार में एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब पहुंच गए बिहार में। तो बिहार में भी कई सारी नदियां हैं। तो सबसे पहले बिहार में आते हैं गंडक नदी। ये गंडक नदी आती है नेपाल के क्षेत्र से, ये इस तरह से होते हुए आती है और ठीक दानापुर के थोड़ा सा बाद ये जाके मिल जाती है हाजीपुर में। हाजीपुर के पास बोल सकते हैं आप इसको, पहलेजा घाट है वहीं पे। तो हाजीपुर के पास आके मिलती है कौन सी नदी? गंडक। ये गंडक नदी मिली कहाँ पे? तो हाजीपुर के पास। तो ये वाला पॉइंट मैंने बनाया, ये हाजीपुर है, ये दानापुर है, ठीक है। और इसी के बीच में बसा हुआ है पटना शहर, जो कि बिहार की राजधानी है। तो इसे याद रखिएगा कि पटना कौन कौन नदी के बीच बसा हुआ शहर है? तो सोन और गंडक, इसी के बीच में यहाँ पे क्या है? पटना शहर। गंडक के बाद आते हैं एक बड़ी नदी कोसी। ये बहुत विश्वासघाती नदी कही जाती है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी, जब भी कोसी नदी में बाढ़ आता है तो ये अपना रास्ता बदलते हुए चलती है। ये कभी एक गांव से आएगी, फिर अगला बाढ़ यदि अगले साल बाढ़ आया तो किसी दूसरे गांव से होते हुए आएगी, फिर अगले साल बाढ़ आया तो किसी तीसरे गांव से होते हुए आएगी। और जिस गांव से ये होते हुए आती है उस गांव में बहुत सारा नुकसान फ्लड आने के कारण पहुंचता है। इसलिए इसको हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं। और यह रास्ता बदलती है क्योंकि बार बार रास्ता चेंज करके आती है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं विश्वासघाती नदी। ये कौन सी नदी है? कोसी नदी। इसे नेपाल में हम लोग सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। ये निकलता कहाँ से? नेपाल क्षेत्र से। इसी को हम लोग सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। सप्त कोसी इसलिए क्योंकि ये 7 धाराओं से मिली हुई नदी है, जिसमें से 4 धारा नेपाल की ओर बह जाती है, हिमालय क्षेत्र से जो निकलती है। 4 धारा नेपाल की ओर बह जाती है और 3 धारा भारत में चली जाती है। उसी के बाद एक नदी और आती है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से, इसका नाम है महानंदा। ये बिहार से होते हुए आती है और फिर बंगाल के क्षेत्र में ये मिल जाती है। ये थोड़ा बैक होगा, थोड़ा पहले मिलेगा, इस प्रकार ये मिल जाती है, ठीक है। नदी का नाम क्या है? महानंदा। निकलती कहाँ से? दार्जिलिंग से। और यहीं से ये महानंदा आगे गंगा में मिल जाती है और कुछ दूर आगे जाके इसका है फरक्का पे, ये हुगली और पद्मा 2 भाग में बढ़ जाती है
और इस जगह का जो जगह पे बढ़ती है उस जगह का नाम क्या है? फरक्का। और यही फरक्का पे फरक्का बैराज भी है। तो ये सारे हमने बाएं तट वाली सहायक नदी पढ़ी। अब हम लोग जानेंगे कुछ इन नदियों के सहायक नदी। अभी तो हम लोग पढ़े गंगा की सहायक नदी, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा जो है वो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है, सबसे लास्ट में मिलने वाली सहायक नदी, क्योंकि इसके बाद ये 2 भाग में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा। तो सबसे लास्ट में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी होगी? तो वो होगी महानंदा। सबसे पहले रामगंगा, सबसे बड़ी तो घाघरा, सबसे लंबी तो यमुना। वह नदी जो मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है तो गोमती। वह नदी जो मध्य प्रदेश से होकर आती है तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और पुनपुन। चंबल की अब हम लोग ये चंबल नदी और घाघरा नदी, सोन नदी, ये तीनों नदी की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। अभी तो हम लोग गंगा नदी की सहायक नदी की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये जो सहायक नदी है इनकी सहायक नदी की बात करेंगे। तो आते हैं घाघरा की सहायक नदी। तो घाघरा की एक सहायक नदी है शारदा। शारदा नदी जो आके मिल जाती है घाघरा से, कहाँ पे? तो यूपी के क्षेत्र में मिलती है शारदा। निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड से है। इसको हम लोग काली के नाम से भी जानते हैं। तो ये शारदा नदी घाघरा की सहायक नदी है। उसके बाद इसके बाद एक और नदी राप्ती। राप्ती भी है, वो नेपाल के क्षेत्र से निकल के आती है राप्ती, और ये भी आके मिल जाती है यूपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नदी का नाम है राप्ती। तो ये 2 नदियां राप्ती और शारदा घाघरा की सहायक नदी है, और घाघरा गंगा की सहायक नदी है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी की कुछ विशेषता जान लीजिए कि चंबल नदी बीहर बनाने के लिए फेमस है। बीहर क्या होता है? चंबल नदी जब बहती है ना तो ये पठारी क्षेत्र को बहुत ज्यादा काट छाट करती है। जैसे यदि हमारा पठारी क्षेत्र है तो उसको चंबल नदी बहुत ज्यादा काट छाट कर देती है, और काटने के बाद ये नाली नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, नाली की तरह स्ट्रक्चर बना देती है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बीहर क्षेत्र। और जो अपर्दन हुआ, ये मिट्टी काटी गई, उसको हम लोग बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। तो इससे प्रश्न आता है कि वह कौन सा गंगा का सहायक नदी है, यमुना का सहायक नदी है जो अवनालिका अपर्दन करता है? तो वो है हमारा चंबल नदी। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन करती है। अपर्दन मतलब मिट्टियों को काट कर ले जाना जलो या वायु द्वारा। तो चंबल नदी तो जल ही होगा ना, जल से ही काटेगा। तो इसमें अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है चंबल नदी में। चंबल नदी घड़ियाल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें घड़ियाल बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब आता है चंबल नदी की कुछ सहायक नदी के बारे में जानते हैं। तो चंबल नदी से कई सारी ऐसी नदियां छोटी छोटी जो चंबल नदी में आके मिल जाती है। जैसे इसे मैं पहले क्लीन कर ले रहा हूं। तो चंबल से मिलने वाली नदी है, सबसे पहले आप याद रखिएगा, बनास नदी। ये बनास नदी ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत को पार करके आती है। ये नदी का नाम है बनास। एक और नदी है जिसका नाम है सीपरा, वो भी आगे कहाँ मिलती है? चंबल में। इस नदी का नाम है सीपरा। नेक्स्ट एक और नदी है काली सिंध। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ड्रॉ कर दे रहा हूँ सिर्फ। ये कौन सी नदी है? काली सिंध, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत ज्यादा रफ हो जाएगा। इस नदी का नाम है काली सिंध। ये जो ब्लू वाला मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सी नदी है? काली सिंध। ये भी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, इसको सही से ड्रॉ कर दे रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये काली सिंध नदी है, ठीक है, चंबल की सहायक नदी। नेक्स्ट आते हैं सोन पे। तो सोन की 2 नदी याद रखिएगा, एक रिहांद और दूसरा कोयल। सबसे पहले रिहांद और सेकंड कोयल। नेक्स्ट आते हैं कोसी की सहायक नदी। तो कोसी की 2 सहायक नदी याद रखिएगा, एक है कमला और एक है बागमती। यह है कमला और यह है बागमती। बागमती तो नेपाल के क्षेत्र से आता है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। यह है बागमती। तो हमने सारे सहायक नदियों के बारे में भी जान लिया। घाघरा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। घाघरा नदी से एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसी घाघरा नदी के जस्ट बगल में बसा हुआ है लखनऊ शहर, जो कि यूपी की राजधानी है। और लखनऊ के बाद जौनपुर, ये सब भी इसी गोमती नदी के, ये घाघरा नहीं, ये यहाँ पे लखनऊ नहीं, ये लखनऊ गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। गोमती के बगल में बसा हुआ है लखनऊ शहर, गोमती के बगल में। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। लखनऊ यहाँ पे नहीं है, गोमती के बगल में है। तो लखनऊ मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और आपको तो ये गंगा नदी का शहर याद रखना है। जैसे गंगा नदी कौन कौन शहर से होती आती है? तो सबसे पहले तो हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, दानापुर, फिर बक्सर भी है, और बक्सर के बाद और भी
क्षेत्र है, जैसे गाजीपुर हो गया, वहां से भी गंगा नदी होकर गुजरती है। तो ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में आपको क्षेत्र दे देंगे और प्रश्न पूछेंगे कौन कौन से क्षेत्र है जिससे गंगा नदी होती हुई जाती है या फिर नहीं जाती है। इस बात को आपको याद रखना होगा। तो मैं लास्ट में एक बार आपको पूरा स्टेट बता दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सी नदियां निकलती है, ताकि आप एकदम स्पष्ट रूप से समझ सके। तो ये तो मैं प्रयाग वाला समझा चुका हूं। यहां तक का जो क्षेत्र है उत्तराखंड का क्षेत्र था। आते हैं रामगंगा। रामगंगा कहां से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड से, इसको मैं यूटी लिख रहा हूं। शारदा कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा ये भी उत्तराखंड से निकलती है। घाघरा ये निकलती है पहले तिब्बत से, उसके बाद नेपाल में, और उसके बाद यहां से प्रवेश कर जाती है इंडिया में। ठीक है। राप्ती नदी ये कहां से निकलती है? ये भी नेपाल से। गंडक नदी नेपाल से, बागमती नेपाल से, कोसी नेपाल से, और ये महानंदा जो है सो ये निकल जाती है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से। दार्जिलिंग कहां पे है? तो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चारों निकलती है एमपी से। एमपी में भी आप याद रख सकते हैं, केन निकलती है कैमूर पहाड़ी से, बेतवा सिंध विंध्याचल पर्वत के पास से, चंबल ये भी मालवा के पठार से। तो ये चारों नदियां मालवा के पठार से ही निकलती है। मालवा के पठार जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, उसको हम लोग याद रख सकते हैं। बनास नदी, तो इससे प्रश्न आता है वो कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, उसी को पार करता है ये बनास नदी। ऐसे अरावली श्रेणी है और इसी को पार करते हुए आती है कौन? बनास नदी। तो इस बात को भी याद रखिएगा। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी ये भी चंबल की सहायक नदी है। ये सिंध नदी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये काली सिंध नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, और ये सिर्फ सिंध नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेतवा केन एमपी से। उसके बाद इधर आते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। हाँ, सोन नदी और पुनपुन नदी ये दोनों नदी कहां से निकलती है? ये दोनों नदी निकलती है एमपी के क्षेत्र से। ये दोनों निकलती है एमपी के क्षेत्र से। फल्गु और दामोदर ये दोनों निकलती है झारखंड के क्षेत्र से। इसको मैं जेएच लिख दे रहा हूं। यहाँ पे एमपी, ये भी एमपी, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, संतोपद ग्लेशियर ये चारों निकलती है उत्तराखंड के क्षेत्र से। मैं इसको लिख दे रहा हूं यूटी। यदि आपसे पूछा जाए अलकनंदा कहां से निकलती है तो आप लगाएगा संतोपद हिमानी। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमानी। और इस सारे स्टेट्स को मैं मार्क कर दिया हूं। गोमती कहां से? तो यूपी से ही निकलती है और यूपी में ही जाके मिल जाती है। तो ये सारी जगह मैंने नोट कर दी है, ये आप इसको याद रखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैं लास्ट में एक नोट्स बनाया हूं, उसको आप ध्यान से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि कोई आने वाले प्रश्न इससे ना छूटे आपसे। आप एक दो पॉइंट और याद रख सकते हैं, जैसे ये भागीरथी नदी है और इस भागीरथी नदी पर ही एक डैम बना हुआ है भागीरथी पे, तेहरी डैम, जो सबसे ऊंची डैम है उत्तराखंड के क्षेत्र में। रामगंगा पर भी एक डैम है, रामगंगा डैम। उसके बाद फरक्का बांध, यहाँ पर भी फरक्का बांध है। कोसी नदी पर भी कहीं बांध बनाए हुए हैं। सोन नदी पर भी कहीं बांध बनाए हुए हैं। तो ये सब हम बांध चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारी पॉइंट्स। और दामोदर नदी को याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग बंगाल का शोक बोलते हैं क्योंकि इससे पहले बंगाल में बाढ़ आ जाया करता था और बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए। आप थोड़ा नोट्स को देख लेते हैं जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले उद्गम कहां से हुआ गंगा का? गंगोत्री ग्लेशियर से। यहां से भागीरथी और गंगा दोनों निकलती है। यदि प्रश्न आए तो गंगोत्री लगाइएगा। भागीरथी भी गंगोत्री से ही निकलती है और गंगा नदी भी। लंबाई 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में इसे पादमा के नाम से जानते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग घाघरा। सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी रामगंगा। सबसे लास्ट में मिलने वाली सहायक नदी महानंदा। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां क्रम के अनुसार है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। दाएं तट से मिलने वाली यमुना, सोन, पुनपुन और फल्गु। भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में। क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो डॉल्फिन पाई जाती है इसमें। उसके बाद ये उत्तर बिहार की जान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कृषि की जाती है। इसी नदी के कारण उत्तर बिहार में कृषि हो पाती है और ये जगह भी सघनन है। और एक तरह से भारत इस नदी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी है क्योंकि गंगा नदी में बहुत सारा प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है। कई सारी बांध भी है। सिंचाई की काम इसी नदी से की जाती है। इस नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जिसके कारण इसका जल हमेशा स्वच्छ रहता है। यह बैक्टीरियोफेज वायरस जल को हमेशा क्लीन करके रखता है। कैसे? तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं नुकसानदायक, उसको ये खत्म कर देता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस, ये एक प्रकार का वायरस है। इसलिए गंगा नदी को 2008 में जो है सो क्या घोषित कर दिया गया? राष्ट्रीय नदी भारत का। नेक्स्ट गोमती। तो गोमती एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से, मैंने बताया कि सारी नदियां तो हिमालय क्षेत्र से होकर आती है। जैसे बिहार में भी देखे कोसी, बागमती,
महानंदा, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों से होके आई। इधर जितनी आई थी भागीरथी, अलकनंदा, पिंडार, सब पहाड़ी क्षेत्र से होके आई थी। नीचे वाली जो चंबल है, बेतवा है, काली है, सिंध है, सोन है, पुनपुन है, दामोदर, ये सब पठारी क्षेत्र था। लेकिन मैदानी क्षेत्र से जो है गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से होते हुए आती है और सीधे जाके कहाँ मिल जाती है, तो गंगा में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। जैसे ये तो हो गया नेपाल वाला क्षेत्र, इधर थोड़ा यूपी है और इधर बिहार पड़ता है। तो जो गंडक नदी है नेपाल के दक्षिण वाले भाग से निकल के आती है और ये दक्षिण वाले भाग में नेपाल में इस नदी को बोला जाता है नारायणी और शालिग्राम। और फिर जब बिहार में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है गंडक, और ये बिहार और यूपी का सीमा भी बनाती है गंडक नदी। तो इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों मैंने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया पूरे डिटेल में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम और भी ऐसे वीडियो लाएंगे जिससे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और मैंने जिस क्रम में पढ़ाया आप उसी क्रम में देखिए। तो याद कैसे करना है तो पहले आप समझ लीजिए याद कैसे किया जाएगा। तो पहले तो हम गंगा नदी को देख लेंगे और इसके मुख्य सहायक नदियाँ देख लेंगे। तो पहले हम लोग एक एक करके सहायक नदी को याद करेंगे, फिर उस जगह को याद करेंगे, और जब इतना चीज याद हो जाएगा तो फिर इस सहायक की जो सहायक नदी है उसको हम लोग याद करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग सारा चीज याद कर लेंगे, धीरे धीरे एक दो बार देखेंगे, सारी चीज याद हो जाएगी और एग्जाम में आने वाले एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स जो इससे आते हैं एग्जाम में प्रश्न सबको डिस्कस कर दिया, जो अभी तक आ चुके हैं उसको भी। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं वीडियो में, तो आप एक बार इसको देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर ले। यदि किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ हो तो उसमें आपको इसका करेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।